नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पेपर पब्लिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। रिसर्च पेपर क्या होता है, उनके कौन से टाइप्स होते हैं, इससे हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो फेज़ आती है, हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है, तो हमें रिसर्च पेपर कहाँ पर पब्लिश करना है, अगर कॉन्फ्रेंस में करना है तो कौन से कॉन्फ्रेंस में करना है एंड क्यों करना है, अगर जर्नल में करना है तो कौन से जर्नल में करना है एंड इसी जर्नल में क्यों करना है, क्या होते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, साइटेशन स्कोर, क्या होते हैं पेड जर्नल, अनपेड जर्नल्स। ये सारी बातें, आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको आपका पेपर एक रेफरीड पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश करना है, मैं बताऊँगा ये जर्नल्स क्या होते हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल भी लग जाता है। लेकिन मैं एक मेथडोलॉजी आपको बताऊंगा, अगर ये मेथडोलॉजी आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वही पेपर आप 3-4 महीने में भी पब्लिश कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देके मैं ये प्रूव करूंगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं नीलेश, मैं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सो रिसर्च पेपर में इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सो रिसर्च पेपर कितना लंबा हो सकता है, तो रिसर्च पेपर 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 पेजेस तक भी लंबा हो सकता है। और एक बात हमने सुनी होती है दोस्तों कि अगर हम कोई एनालिसिस नहीं करते, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, तो हम रिसर्च पेपर नहीं बना सकते। सो ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक थ्योरेटिकल एनालिसिस भी करते हो, अच्छे तरह से थ्योरेटिकल स्टडी भी करते हो, तो उसके ऊपर भी आप पेपर पब्लिश कर सकते हो। आपको खाली वो कैटेगराइज करना है किस टाइप में वो आप पब्लिश कर सकते हो। सो इस रिसर्च पेपर में मैंने कुछ टाइप्स इधर लिखे, इस टाइप्स में आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइप है शॉर्ट कम्युनिकेशन। सो सपोज किसी टॉपिक पे आपने अगर थ्योरेटिकल एनालिसिस किया है, थ्योरेटिकल स्टडी किया है, और उस थ्योरेटिकल स्टडी पे अगर आप 2-3 पेजेस का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर देते हैं, सो वो डॉक्यूमेंट आप शॉर्ट कम्युनिकेशन में भी पब्लिश कर सकते हैं। इसको लेटर्स और रैपिड कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। सो सेकेंड जो टाइप है वो रिव्यू पेपर। सो रिव्यू पेपर, इसके बारे में भी हमने सुना होता है कि एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट्स निकालने के बाद ही एक अच्छा पेपर होता है। रिव्यू पेपर हम कर भी देते हैं, सो इसको ज़्यादा वैल्यू रहती नहीं है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई रिव्यू पेपर भी कर देते हो तो रिव्यू पेपर भी बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश भी हो सकता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ। ओके, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छा रिव्यू पेपर कैसे होता है, वो कैसे स्ट्रक्चराइज करना होता है, और वो पेपर भी हम विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन कैसे एक अच्छे रेफरेड पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोजिला ओपन किया हुआ है। सो यहाँ पर मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ। सो कि मेरा ही एक खुद का पेपर है जो विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन मैंने एक रिव्यू पेपर पब्लिश किया था एक अच्छे रेफरेड जर्नल में। वो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। सो वो टाइटल है कंपैरेटिव। ठीक है, मैंने पहले ही टाइप किया था तो वो यहाँ पर आ चुका है, कंपैरेटिव स्टडी ऑन ब्रेक टेस्टिंग स्टैंडर्ड। सो ये मैं ओपन कर रहा हूँ। सो स्प्रिंगर पब्लिशर था, उसके थ्रू ये पब्लिश हुआ था। जो पहली लिंक है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ। सो ठीक है, ये जर्नल का होम पेज ओपन हो चुका है। सो जैसे कि आप देख रहे हो, इस जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स स्प्रिंगर सी। ये सीरीज है, डिफरेंट मैकेनिकल के लिए सीरीज सी है। सो ये एक जर्नल है जो कि रेफरीड है, स्कूपस इंडेक्स जर्नल है। सो इसमें मैंने ये पेपर पब्लिश किया हुआ था। सो ये ओपन एक्सेस है डॉक्यूमेंट, मैं फ्रीली डाउनलोड कर सकता हूँ। ये कैटेगरीज क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो मैं एक डाउनलोड कर देता हूँ। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो डेट्स है रिसीव्ड, सो मैंने जनवरी 2015 में ये अपलोड किया था पब्लिशिंग के लिए। सो ये पेपर पब्लिश हुआ है 17 जून 2016। सो अराउंड 1.5 साल लगा था ये पेपर पब्लिश होने में। सो बहुत सारी बातें थी जो मुझे पता नहीं थी, इसीलिए ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग गया। इससे कम समय में भी ये पब्लिश हो सकता था। ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कैसे ये टाइम हम कम कर सकते हैं। सो फिलहाल तो मैं शॉर्टली मैं आपको बताऊँगा कि ये रिव्यू पेपर मैंने कैसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चराइज किया था। सो सिंपल है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद जो मेरा पेपर का टाइटल है उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसी टॉपिक पे कौन से रिसर्चर ने क्या काम किया है वो शॉर्टली सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया है। उसके बाद जो अपना मेन कंटेंट है वो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वही रहता है कंक्लूजन्स एंड रेफरेंसेस। सो मैंने यहाँ पर क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने खाली 3 टेस्टिंग जो स्टैंडर्ड्स है, ब्रेक टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स
कंपेयर किए। सो जैसे कि आप कीवर्ड में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 कीवर्ड्स है। एक यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, सेकंड जो है फेडरल मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अदर देन यूरोपियन कंट्रीज, कुछ कंट्रीज है ये स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं ब्रेक टेस्टिंग के लिए, एंड ये आईएस करके इंडियन स्टैंडर्ड्स है। सो मैंने ये तीनों स्टैंडर्ड्स की प्रोसीजर जो है ब्रेक टेस्टिंग परफॉर्मेंस करने की, वो प्रोसीजर कंपेयर की। सो इसमें क्या है, डेफिनेटली ये बहुत सारे टेस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट है टाइप पी टेस्ट करके। सो ये डायनामिक परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यूज होती है। तो ये टेस्ट तीनों कंट्रीज में, जो जैसे मैंने आपको बताया, यूरोपियन कंट्रीज में इसकी प्रोसीजर अलग है, इंडियन कंट्री में अलग है, एंड अदर देन इंडियन कंट्रीज ये प्रोसीजर अलग है। सो मैंने ये स्टडी किया, मुझे ये पता चला कि ये टेस्ट अगर टाइप पी टेस्ट अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके करता हूँ तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। अगर दूसरी टेस्ट है, कोई ये टेस्ट है, अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड्स रेफर करके करता हूँ तो मुझे परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छा मिलेगा। सो इसी तरह मैंने सारे टेस्ट कंपेयर किए। सो कोई कंट्री अगर ये सभी टेस्ट कंबाइन करके अगर अपनी एक खुद की पॉलिसी ड्राफ्ट कर देते सो डेफिनेटली हमें जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलता है वो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। सो इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट में मेरे कमेंट्स लिख दिए। सो इस तरह से मैंने एक ऑर्गेनाइज किया और लास्ट में रेफरेंसेस डाल दिए। सो इस तरह से मैंने एक मेरी मनुस्क्रिप्ट ऑर्गेनाइज की थी। सो इसी तरह से आप अगर कोई भी रिसर्चर्स कोई मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई टेस्टिंग प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं, सो ये भी कंपेयर कर के अगर आप अपनी खुद के मनुस्क्रिप्ट में अगर आप बहुत अच्छी तरह से आपके कमेंट्स लिख रहे हो, सो डेफिनेटली आप ये डॉक्यूमेंट, ये मनुस्क्रिप्ट बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश कर सकते हो। ओके, सो इसकी तरह बहुत सारे रिव्यू पेपर्स जो बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे अच्छे टॉप रेटेड जर्नल में पब्लिश हुए हैं। सो आप रिव्यू पेपर भी बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश कर सकते हो। और उसके बाद जो आता है वो रिसर्च एलिमेंट्स है। रिसर्च एलिमेंट्स में आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपको जो रिजल्ट्स निकलते हैं उस रिजल्ट पे एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट आप रिसर्च एलिमेंट्स, ओरिजिनल रिसर्च एलिमेंट्स में पब्लिश कर सकते हो। बेसिकली इसकी लेंथ कुछ तो 5-6 पेजेस तक इन ब्रीफली अगर आप ये डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो इस कैटेगरी में आप पब्लिश कर सकते हो रिसर्च एलिमेंट। ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन रहता है, रिसर्च कंट्रीब्यूशन। एंड उसके बाद जो आता है वो फुल आर्टिकल्स। दोस्तों आपने जर्नल अगर गूगल पे सर्च किया तो आपको 40-50 पेजेस तक भी पेपर्स मिल सकते हैं। सो ये पेपर जो होते हैं सो इस फुल आर्टिकल्स में पब्लिश किए जाते हैं। इसमें भी वही रहता है, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस सब पार्ट रहते हैं, लेकिन ये पेपर थोड़ा लंबा होता है, डिटेल में दिया होता है। सो ये फुल आर्टिकल्स में आता है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि आप अगर आपका पेपर तैयार करते भी हो, ड्राफ्ट करते भी हो, तो उसके बाद आपको वो कहाँ पर पब्लिश करना है। तो आपके पास बेसिकली 2 चॉइसेस रहती है। एक तो आप कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर सकते हो या तो जर्नल में पब्लिश कर सकते हो। सो हम 1 बाय 1 जाएंगे। पहले कॉन्फ्रेंस कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से कॉन्फ्रेंस में हमें पेपर पब्लिश करना चाहिए और उसी कॉन्फ्रेंस में क्यों करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो पहले तो हम कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, आपको कॉन्फ्रेंस क्यों सिलेक्ट करनी है। सो दोस्तों अगर आप किसी नए एरिया में वर्क कर रहे हैं, अगर आप 1-2 साल वर्क भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, फिर भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं उस एरिया में, तो आप कॉन्फ्रेंस चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फ्रेंस का मीनिंग तो यह है, कॉन्फ्रेंस इसके लिए ऑर्गेनाइज की जाती है क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर एक जगह पर आके उनके थॉट्स एक्सचेंज कर सके। सो ऐसी जगह अगर आप जाते हो सो डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। सो कॉन्फ्रेंस उसके लिए, उन रिसर्चर्स के लिए कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिर भी कॉन्फ्रेंस सिलेक्ट करने से पहले आपको 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट तो थीम एंड सब्जेक्ट। कॉन्फ्रेंस अगर स्पेशलाइज्ड हो तो ही आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मटेरियल्स, आपका रिसर्च एरिया मटेरियल्स है, आप मटेरियल्स में काम कर रहे हैं, एंड अगर कॉन्फ्रेंस का टाइटल जनरल है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो उस एरिया में, उस कॉन्फ्रेंस में आप जाते भी हो तो इस कॉन्फ्रेंस में आपको बहुत सारे ऐसे क्वालिटी रिसर्चर्स नहीं मिलेंगे जो आपके मटेरियल्स एरिया में काम कर रहे हैं। सो ऐसे कॉन्फ्रेंस में जाकर कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थीम अगर स्पेशलाइज, अगर मटेरियल्स आपका एरिया है, सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट मटेरियल्स, एडवांस्ड मटेरियल्स, इस कॉन्फ्रेंस में अगर आप जाते हो सो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। सो उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज़र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है कॉन्फ्रेंस, दैट हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंस। इफ़ कुछ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ASME, IEEE, IST, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस, सो डेफिनेटली आप वो कॉन्फ्रेंसेस ऑप्ट कर सकते हो, उस कॉन्फ्रेंस में आप जा सकते हो। और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे भी है, IITs, NITs, ISC, उनके कुछ बहुत सारे अच्छे जर्नल के साथ टाइप होते हैं। सो आप इनकी एक मेथोडोलॉजी रहती है, अगर आप डायरेक्ट पेपर भी भेज देते हो इन कॉन्फ्रेंस के, तो डायरेक्ट पेपर वो एक्सेप्ट नहीं करते। आपको पहले एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद फुल टेक्स्ट सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद कुछ रिविजन्स होती है और उसके बाद आपका पेपर एक्सेप्ट होता है। सो इससे आप सोच सकते हैं कि जो भी रिसर्च वहाँ पर आएंगे कॉन्फ्रेंस में, वो भी उनके रिसर्च में भी क्वालिटी रहेंगी, इसीलिए वो उनके पेपर एक्सेप्ट हुए, इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं। सो ये तो बात हुई पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। सो दिस इज़ नॉट अ पब्लिकेशन। इसके बाद जो फेज़ आती है कि आपको पब्लिश करना पड़ता है। नॉट नेसेसरी सभी कॉन्फ्रेंस के पेपर पब्लिश होते ही ऐसा नहीं, कुछ कॉन्फ्रेंस उनके प्रोसीडिंग्स निकालती नहीं, कुछ कॉन्फ्रेंस खाली उनके एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट कर देते हैं। सो वो पेपर आपको किसी और जर्नल में पब्लिश करना होता है। सो उसके बाद एक सेकेंड पार्ट है पब्लिकेशन का पार्ट जो आता है, कुछ जो स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं उनके प्रोसीडिंग्स वो पब्लिश करते हैं। सो प्रोसीडिंग्स बेसिकली जर्नल के बराबर ही होती है। सो उसके इक्विवेलेंट एक सेकंड पार्ट आता है जो जर्नल का पार्ट है। सो जर्नल में बेसिकली अगर आप एजुकेशनल कुछ इंस्टीट्यूट्स देखोगे, अगर IITs ने सपोज IITs ने कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज किया है, सो अगर उस कॉन्फ्रेंस के होम पेज पे भी आ जाते हो तो आपको कुछ जर्नल की लिस्ट दिखाई देती है और उसे उधर लिखा भी होता है योर पेपर विल बी पब्लिश्ड इन दिस जर्नल। सो ये बहुत अच्छा तरीका है आपके पेपर से IITs वगैरह डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस पेपर आपके वो जर्नल में पब्लिश के लिए भेज देते हैं। उसके बाद भी डायरेक्टली पब्लिश होता है, ऐसा भी कुछ नहीं। अगर कुछ करेक्शंस रहेंगे, लेकिन जितने करेक्शंस हम पेपर डायरेक्टली सबमिट करने के बाद आते हैं जर्नल को, उससे बहुत कम करेक्शंस इसमें रहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपने करेक्शंस करके ये पेपर इस कॉन्फ्रेंसेस में सबमिट किया होता है। ओके दोस्तों, सो सेकंड चॉइस आपके पास है, आप आपका डॉक्यूमेंट है वो जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। सो आपके पास दो चॉइसेस है बेसिकली, पेड जर्नल्स में भी पब्लिश कर सकते हैं, अनपेड जर्नल में भी पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इन दो जर्नल के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ दोस्तों। आप एक स्टूडेंट है जिसने बैचलर्स किया हुआ है ऐसे कॉलेज से जो अनएडेड कॉलेज है, कुछ 2-3 साल पहले ही इस्टेब्लिश हुआ है, उसमें ना पूरी सी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, ना टीचिंग स्टाफ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं। सो आप सोच सकते हैं कि उस स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होगी, और उस स्टूडेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट से जिसने बैचलर्स पास आउट किया है IIT, NIT या हाई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। सो ये जो क्वालिटी रहती है, ये क्वालिटी पेड एंड अनपेड जर्नल में रहती है। पेड जर्नल में अगर अपना डॉक्यूमेंट पब्लिश कर देते हो तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो एंड वेस्ट ऑफ योर रिसर्च ऑल्सो। दोस्तों, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप पेड जर्नल में पब्लिश कर देते हो तो आप खुद का डॉक्यूमेंट भी, खुद का डेटा भी वापस यूज़ नहीं कर सकते। अगर दूसरे पेपर में वो यूज़ भी कर रहे हो तो वो प्लेगरिज्म हो जाता है, प्लेगराइज्ड हो जाता है वो डेटा। सो मेरा मानना है दोस्तों कि पेड जर्नल में आपको पेपर कभी भी पब्लिश करना नहीं चाहिए। पेड जर्नल क्या होगी, बेसिकली आप किसी को पैसे, अगर हम दुकान में भी जाते हैं तो किसी को पैसे देते हैं कि ये ले लो पैसे, और उसके बदले में हम कुछ चीज़ें उससे लेते हैं। तो ये सेम है दोस्तों, हम उसको पैसे देते हैं और वो उसके रिटर्न हमें क्या देता है, एक पेपर हमारा पब्लिश कर देता है, जिसको कोई भी वैल्यू उसको होती नहीं है दोस्तों। एक और रियलिटी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी पेपर पेड जर्नल में अपलोड कर देते हो तो 1-2 दिन बाद ही उनका मैसेज आ जाता है, उनका मेल आ जाता है, यस योर पेपर हैज़ बीन एक्सेप्टेड। सो आपको अभी पब्लिकेशन के चार्जेस पे करने होते हैं, कुछ तो फीस रहेगी 3,000-5,000। सो वो बोल देते हैं कि यस नाउ आपको पब्लिकेशन के चार्जेस पे करने, उसके बाद आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। अगर आप एक चीज़ करके देख सकते हैं, अगर ऐसा मेल उनका आता है कुछ डॉक्यूमेंट डाल के, तो उनको एक खाली रिप्लाई करके दे दो कि अगर 5,000 फीस है, पब्लिकेशन के चार्जेस 5,000 है, सो उनको मेल करो कि इतनी अमाउंट मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, सो इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग माय डॉक्यूमेंट विथ योर जर्नल। सो डेफिनेटली दोस्तों, आप देख सकते हैं उनका मेल वापस आएगा कि यस अगर आप इतनी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हम आपको कुछ तो 40% 50% डिस्काउंट देंगे। सो आपको 5,000 नहीं बल्कि 2,500 ओनली पे करना है। सो ये चीज़ें दोस्तों की एक बिजनेस हुआ है। सो अगर आप अपना डॉक्यूमेंट पेड जर्नल में पब्लिश करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, अपना खुद का एक अच्छा रिसर्च आपने अगर किया होता है तो वो वेस्ट हो जाता है। सो पेड जर्नल में कभी भी पेपर मत पब्लिश करो।
जो सेकेंड पार्ट है वो अनपेड जर्नल। अनपेड जर्नल सिलेक्ट करते समय भी आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अनपेड जर्नल में अगर आप आपका पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वो पब्लिश हो जाता है। आपको खाली एक एक्सटेंसिव रिव्यू मेथड रहती है, उस मेथड के थ्रू जाना पड़ता है। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट होता है तो आपके पास 2 चॉइसेस रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चॉइसेस रहती है। सो अनपेड जर्नल में भी आपको इंडेक्सिंग, इम्पैक्ट फैक्टर, साइड स्कोर एंड एच इंडेक्स के बारे में सोचना चाहिए। सो इंडेक्सिंग क्या है मैं पहले आपको बताऊँ, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल सिलेक्टिंग द जर्नल। सो इंडेक्सिंग बेसिकली जो अभी फ़िलहाल तो क्वालिटेटिव इंडेक्सिंग है वो है स्कूपस इंडेक्स जर्नल्स एंड साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल। सो बेसिकली ये डेटाबेस है, ये इस डेटाबेस ने एक क्वालिटी मेंटेन की है। अगर इस क्वालिटी के लेवल पे अगर कोई जर्नल पहुंच जाता है तो वो जर्नल स्कूपस या साइंस साइटेशन इंडेक्स को अप्लाई कर सकता है। सो अगर स्कूपस साइंस साइटेशन इंडेक्स क्या करते हैं, वो एनालाइज करेंगे उस जर्नल को। अगर उनको लगता है कि यस उस जर्नल में एक क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन की हुई है, तो ये इंडेक्सिंग्स उसको अपने डेटाबेस में इन्वॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द इंडेक्सिंग्स आर। जो सेकेंड पार्ट है इम्पैक्ट फैक्टर, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको साइटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। सो साइटेशन क्या होता है दोस्तों, अगर आपने एक आपका खुद का पेपर पब्लिश किया हुआ है, अगर दूसरा कोई भी रिसर्चर वो आपका पेपर डाउनलोड कर देता है और वो पेपर उसके पेपर में रेफरेंसेस लिस्ट में डाल देता है, और वही नंबर सपोज एक नंबर पे डाला है रेफरेंसेस लिस्ट में, उसी नंबर का रेफरेंस अगर उसके टेक्स्ट में दे देता है, सो बेसिकली इसको साइटेशन करते देते हैं। दैट मीन्स ही इज साइटिंग यूर रिसर्च आर्टिकल। सो कितने रिसर्चर कितने बार आपके पेपर साइट कर रहे हैं, इसके आपके साइटेशंस बढ़ते हैं। सो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। सपोज एक जर्नल है, सपोज इंटरनेशनल जर्नल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर ये जर्नल है, इस जर्नल में एक साल में सपोज 100 पेपर पब्लिश हुए और उसी 100 पेपर में से खाली 25 पेपर्स हैं वो कोई अदर रिसर्चर्स ने साइट किए उनके खुद के पेपर्स में। सो ये 25 नंबर ऑफ साइटेशंस हुए और 100 टोटल पेपर्स है। सो पर ईयर एक साल का इम्पैक्ट फैक्टर जो रहेगा वो 25 डिवाइडेड बाय 100, ये जे भी आएगा जो भी आएगा ये आएगा 0.25। सो ये रहेगा 0.25, ये उस जर्नल का एक साल का इम्पैक्ट फैक्टर रहेगा। उसी तरह 3 साल का 5 साल का भी निकालते हैं। आपको दोस्तों पता होगा अगर इम्पैक्ट फैक्टर जो है, आप अगर इधर देखेंगे पेड जर्नल में, सो पेड जर्नल में यू विल फाइंड नंबर ऑफ जर्नल्स वेयर द इम्पैक्ट फैक्टर इज 5, 10, even 15 also, but impact factor is given by which qualitative measure, that is also most important. So basically all the referred journals, peer reviewed journals, impact factor has been given by थॉमसन रूटर्स। जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है उतना तो थॉमसन रूटर में ही इम्पैक्ट फैक्टर दिए होते हैं। और ये इम्पैक्ट फैक्टर अगर 0.2 0.3 भी होता है तो ये इम्पैक्ट फैक्टर 10 15 20 इम्पैक्ट फैक्टर से भी ये बेहतर होता है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर होता है। सो ये भी आपको देखना चाहिए कि इम्पैक्ट फैक्टर अगर दिया हुआ है तो इम्पैक्ट फैक्टर कौन दे रहा है। सो सेकंड जो बात है वो साइट स्कोर, साइटेशन स्कोर, ये जर्नल का रहता है साइटेशन स्कोर। इम्पैक्ट फैक्टर निकालते समय हम एक साल की पब्लिकेशंस लेते हैं, एक साल के ही साइटेशंस लेते हैं, लेकिन साइट स्कोर निकालने के लिए हम 3 सालों की पब्लिकेशंस कंसिडर करते हैं एंड लेकिन वो स्कोर निकालते समय एक साल के लिए ही निकालते हैं। मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, अगर 3 सालों में एक जर्नल में 200 पेपर पब्लिश हुए और वो 200 पेपर को एक करंट एकेडमिक कैलेंडर ईयर में 300 साइटेशंस मिले, तो इसका साइट स्कोर क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 200। सो आंसर कुछ तो आएगा 1.5। सो 1.5 ये साइट स्कोर हुआ उस जर्नल का। और उसके बाद जो आता है वो एच इंडेक्स। सो बेसिकली एच इंडेक्स ये ऑथर के लिए होता है। अगर आप गूगल स्कॉलर पे अपना खुद का अकाउंट ओपन कर सकते हो और उस अकाउंट में आपकी सारी पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हो। सो उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना साइटेशंस मिल रहे हैं, कितना आपका एच इंडेक्स कितना, ये सब आपको गूगल स्कॉलर से पता चल जाएगा। एच इंडेक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर सपोज आपने 5 पेपर पब्लिश किए हैं किसी जर्नल में, अगर पहले पेपर को आपको साइटेशन मिला है 1, सेकेंड पेपर को 0 साइटेशन मिला है, थर्ड पेपर को आपको 3 साइटेशंस मिले, इसको 4 मिले और इसको भी 4 मिले साइटेशन। सो एच इंडेक्स निकालते समय आपके खाली ये 3 पेपर जिसको हाईएस्ट साइटेशन मिले वो कंसिडर किए जाएंगे। इसमें क्या रहता है, 3 ऑफ योर पब्लिकेशंस हैव रिसीव्ड 3 साइटेशंस ईच।
ये 3 पेपर है जिसको 3 साइटेशन मिले, उससे ज़्यादा साइटेशन मिले, 3 पेपर को 3 साइटेशन मिले, तो आपका H इंडेक्स हो जाएगा 3। तो ये सब बातें जो आपको जर्नल सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखनी है। सो इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि अनपेड जर्नल में भी अगर हम 10,000 20,000 अमाउंट पे करते हैं तो हमारा पेपर पब्लिश हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये रिव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अगर रिव्यू प्रोसेस के बाद अगर आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके लिए 2 चॉइसेस रहती है। आप अगर चाहते हैं कि 2 चॉइसेस ये रहती है, एक तो ओपन एक्सेस कैटेगरी रहती है और एक तो सब्सक्रिप्शन कैटेगरी रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि तुम्हारा पेपर सबको फ्रीली अवेलेबल हो जाए, कोई भी आपका पेपर डाउनलोड फ्रीली करे, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ता है 10 या 20,000 रुपये अमाउंट एज एन ऑथर। सो द सेकेंड कैटेगरी ये है, अगर आपको अमाउंट नहीं भरनी है 10,000 20,000, आपको कुछ भी नहीं भरना है तो आप नहीं भर सकते। आप सेकेंड कैटेगरी में आपका पेपर पब्लिश करें, सब्सक्रिप्शन कैटेगरी में। इसमें क्या होता है, अगर किसी रिसर्च को भी आपका पेपर डाउनलोड करना होता है तो उसको कोई अमाउंट पे करके वो डाउनलोड करना होता है। सो ये 2 कैटेगरी रहती है। सो आपको चॉइस रहती है, आपको ऐसा नहीं कि अनपेड जर्नल में आपको पैसा पे करना ही है। सो ये चॉइस आपकी होती है कि आपको ओपन कैटेगरी में पब्लिश करना है या सब्सक्रिप्शन कैटेगरी में पब्लिश करना है। इसके बाद एक चीज़ है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो रेफरेंस जर्नल, ये सब जर्नल जो है, ये जर्नल जो स्कोपस इंडेक्स में आते हैं, साइंस साइटेशन इंडेक्स में आते हैं, इसको रेफरेंस जर्नल्स कहा जाता है। सो इस जर्नल में अगर आपको पेपर पब्लिश करना है तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 महीने 1 साल 2 साल तो लग ही जाते हैं। तो मैं एक मेथड आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने वो ऑप्ट की थी और मैंने भी पेपर पब्लिश किया है, वो भी मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ। सो वो मेथड अगर आप ऑप्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर 3-4 महीने में भी सिलेक्ट हो सकता है और आप पब्लिश कर सकते हैं। सो चलो फिर से एक बार मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कम से कम टाइम में उस जर्नल में कौन से जर्नल में आप अपना डॉक्यूमेंट मनुस्क्रिप्ट पब्लिश कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास एक जैसे कि आप देख रहे हैं स्कूपस इंडेक्स्ड जर्नल लिस्ट है जो कि 2018 में पब्लिश हुई है। आपको ये गूगल पे अगर टाइप करके भी आप देखते हो तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप कमेंट में आपका ईमेल आईडी भी छोड़ सकते हैं सो दैट मैं आपको ये मेल भी कर सकता हूँ। सो ये एक इंडेक्सिंग है, इसकी तरह बहुत सारी इंडेक्सिंग है, लेकिन स्कूपस इंडेक्सिंग की जो ये लिस्ट है, आपको क्या करना है, जर्नल सिलेक्ट करते समय जो भी जर्नल है वो जर्नल इस लिस्ट में है ये आपको पहले कंफर्म करना है। अगर इस लिस्ट में कोई भी जर्नल रहेगा तो डेफिनेटली उस जर्नल की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। एंड बेसिकली बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है सो ये जर्नल्स कंसिडर करते हैं। सो ये रेफरेंस जर्नल्स है। सो मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जर्नल है, जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, एक जर्नल है। सो मैंने मोजिला ओपन करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर मैं गूगल पे जा रहा हूँ। सो ये गूगल ओपन हुआ। अभी ये लिंक मैं वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो पेस्ट की। सो ये मैं ओपन कर रहा हूँ। सो देखो पहली लिंक जो आ रही है वो जर्नल में ओपन कर रहा हूँ। सो ये जर्नल का होम पेज ओपन हुआ है। अभी आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। जर्नल का होम पेज जब ओपन हो रहा है सो उसके नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ आर्टिकल्स आपको ऐसे दिखेंगे, लिस्टेड आर्टिकल्स है जो पब्लिश हुए हैं। सो आप कोई भी आर्टिकल ओपन करके देख सकते हो। मैं ये आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, जैसे पहला आर्टिकल है, मैंने क्लिक कर दिया। सो ठीक है, ये ओपन हुआ आर्टिकल। अब अभी लेफ्ट साइड में मुझे एक डाउनलोड बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स आप जो पेड रहेंगे, सब्सक्रिप्शन लिस्ट में रहेंगे, वो आर्टिकल आप फ्रीली डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स फ्रीली डाउनलोड भी रहते हैं उस जर्नल के। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट, ये आर्टिकल नहीं है फ्रीली डाउनलोडेबल तो आपको सेकेंड आर्टिकल देखना है। इस तरह से आपको चेक करना है। सो ये तो फ्रीली डाउनलोडेबल है। सो मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर देता हूँ। सो यहाँ पर आर्टिकल पे मैंने क्लिक किया। सो ये पेपर अभी डाउनलोड हो जाएगा। सो देखो ये आप देख सकते हो ये पेपर डाउनलोड हुआ है। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये सेक्शन देखना है। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आर्टिकल हिस्ट्री का जो एक सेक्शन है, ये सेक्शन देखना है। यहाँ पर आपको खाली 2 डेट्स देखनी है कि ये आर्टिकल कब रिसीव हुआ था एंड ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था। सो ये देखो ये आर्टिकल रिसीव हुआ था 25 मई 2016 को एंड पब्लिश एक्सेप्ट हुआ था 7 अगस्त 2016 में। सो मई, जून एंड जुलाई
खाली 2 महीने, तीसरे महीने में तो ये एक्सेप्ट हुआ था, यानी इसको 3 महीने भी नहीं लगे थे एक्सेप्ट होने के लिए। सो इसी तरह से अगर आप 2-3 आर्टिकल देख भी लेते हो तो ये 3-4 महीने के अराउंड अगर डेट रहेगी कौन से भी जर्नल की, और ऐसे जर्नल में अगर आप अपना पेपर डालते हो तो डेफिनेटली आप अपना पेपर 3-4 महीने में भी पब्लिश कर सकते हैं। अगर कोई किसी जर्नल में ये डेट्स 6-7 महीने भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब जर्नल रिवीजन के लिए आपकी 2-3 रिवीजन तो कम से कम हो जाती है, अगर जर्नल रिवीजन के लिए आपको आपकी मनुस्क्रिप्ट भेज देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 महीना कुछ तो जर्नल आपको टाइम देता है, सो आपको पहले या दूसरे दिन ही वो मनुस्क्रिप्ट रिवाइज करके उनको भेज देनी है। तो उस केस में भी फिर भी आप 6-7 महीने का भी ये टाइम रहेगा तो 3-4 महीने में आपकी मनुस्क्रिप्ट पब्लिश हो सकती है। ओके दोस्तों, सो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।